जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज इस बात की चर्चा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछले 48 घंटे में उन्होंने जो भी संकेतक दिए हैं, इंडिकेट किया है और जो भी निर्णय लिए हैं, वास्तविकता में डोनाल्ड ट्रंप की दिशा क्या है, वो चाहते क्या है। और कुछ काम मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छे किए हैं, कुछ निर्णय उनके मेरे हिसाब से बहुत गलत हैं। जो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आप लोग जब वीडियो को सुनेंगे और अपने कमेंट्स देंगे तो पता चलेगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो मुख्य निर्णय लिए हैं और जो उन्होंने इंडिकेट किया है, पहला जो उनका इंडिकेशन है वो वास्तविकता में मुझे समझ में नहीं आया। और उन्होंने क्यों किया, उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड में उनके क्या है और वो कहना क्या चाहते हैं, वो क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, वो क्या मैसेज करना चाहते हैं, ये बात वास्तविकता में मुझे समझ में नहीं आई। एक एक करके उठाते हैं। पहला मुझे ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने जब शी जिनपिंग को, चीन के राष्ट्रपति को व्यक्तिगत फोन किया और इनविटेशन दिया, उन्होंने पुतिन साहब को इनविटेशन दिया, उन्होंने मेलोनी को इनविटेशन दिया और कई राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने इनविटेशन दिया और पर्सनली फोन किया, तो भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश को, जिसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको इग्नोर क्यों किया, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से जानना चाहता हूं कि आपके जितने भी पूर्ववर्ती राष्ट्राध्यक्ष थे अमेरिका के, उन्होंने हमेशा भारत के प्रधानमंत्रियों को उचित सम्मान दिया था। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पिछली बार आप राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो आपने माननीय मोदी जी को बहुत ज्यादा सम्मान दिया था, जिससे हम लोग खुश थे। क्योंकि देखिए, मोदी जी से हमारी विचारधारा में भिन्नता हो, मोदी जी का विरोध करते हो, लेकिन क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारा गर्व, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हमको पता चलता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का दूसरे राष्ट्राध्यक्ष इतना सम्मान करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से पहली बात तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, तो अब भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो कहते घूम रहे हैं कि जो इनविटेशन होता है वो किसी व्यक्ति का नहीं होता है, वो देश का होता है, और देश को इनविटेशन दिया, उसका मोदी जी ने जिसको चाहा भेज दिया। तो अगर ऐसा होता है तो आपने भाई पुतिन साहब को फोन क्यों किया, आपने मेलोनी को फोन क्यों किया, आपने शी जिनपिंग को फोन क्यों किया और मोदी जी को फोन नहीं किया? और यहाँ पे आपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को लेटर लिख दिया और जयशंकर साहब वहां जाके हो गए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का आपने इस प्रकार से इग्नोर नहीं, ये विषय पे काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन पहला, मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस बात को बिल्कुल समझने में असमर्थता हुई। नंबर एक। नंबर दो, ये मैंने देखा कि चलिए मोदी जी तो वहां नहीं गए, लेकिन भारतवर्ष के अंदर एक अलग प्रकार की विधा चली हुई है, और ये विधा पहले भी मुझे समझ में नहीं आई थी, पहले भी मैं अपने वीडियोस में कह चुका हूं, आज भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भारतवर्ष के अंदर जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और हिंदू राष्ट्र के बारे में सोशल मीडिया में बातें करते हैं, उनको तो आप देशभक्त मानते हैं, और जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, सिख राष्ट्र की बात करते हैं, उनको आप देशद्रोही मानते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देश के संविधान में, आज के तारीख में देश के संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम लोग एक सेकुलर राष्ट्र हैं, और सेकुलर राष्ट्र में किसी प्रकार के धर्म विशेष का आधिपत्य होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, उसकी संख्या कितनी भी ज्यादा हो। तो इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात का भी विरोधी हूं कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए या खालिस्तान बनाया जाए, या किसी भी धर्म के आधार पर। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भारतवर्ष जैसा है और जैसा था वैसा ही रहना चाहिए, एक विशाल वृक्ष की तरह रहना चाहिए, जिसमें हर प्रकार के लोग, हर बोली वाले, हर भाषा वाले लोग रहें और प्यार मोहब्बत से रहें, और धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ऐसे राष्ट्र की कल्पना मैंने की थी। आप लोगों ने क्या की थी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की बात करके आप सिखों को, आप क्रिश्चियंस को, आप मुसलमानों को अपने से छोटा मानेंगे, उन्हें अलग मानेंगे, और उसके बाद हिंदू राष्ट्र की क्या कल्पना है जरा
ये भी बताने का कष्ट करें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, उसके नियम कानून क्या होंगे, बाकी धर्मों के साथ उनका व्यवहार क्या होगा, और अगर उनका व्यवहार दूसरे धर्म को मानने वालों के साथ अलग होगा तो हमारे हिंदू जो विश्व के अलग अलग देशों में रहते हैं उनके साथ वहां पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनका क्या होना चाहिए, ये कृपा करके वो भी साथ में निर्देशित करें। तो पहले तो ये बताएं कि जो हिंदू राष्ट्र बनेगा उसके अंदर आज के देश से किस प्रकार की भिन्नताएं होंगी, और अगर वो चाहते हैं कि देश हमारा एक फंडामेंटलिस्ट राष्ट्र बन जाए तो क्या वो ये चाहेंगे कि उनके रिश्तेदार और उनके जान पहचान के लोग जो विदेश में क्रिश्चियन और मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज में रहते हैं वहां के लोग कम्युनल हो जाएं या वहां के लोग सेकुलर रहें? ये भी जरा प्रश्न का जवाब दें। अब एक बात तो ये समझ में मुझे नहीं आई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बात और नहीं समझ में आई। डोनाल्ड ट्रंप, ये तो बिल्कुल बात सही है कि जो ये गुरु पतवंत सिंह संधू जो हैं, पन्नू, सॉरी, गुरु पतवंत सिंह पन्नू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका के सिटीजन हैं, मूल रूप से भारतीय है लेकिन अमेरिका में जाके सेटल हो गए, वहां की सिटीजनशिप इनको मिल गई और ये आज अमेरिका के सिटीजन है। यह भी बात सही है कि ये वो व्यक्ति हैं जो कि खालिस्तान मूवमेंट को चला रहे हैं अमेरिका के अंदर। इसी प्रकार एक व्यक्ति कनाडा के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को चला रहा था। यह भी बात बिल्कुल सही है कि गुरु पतवंत सिंह संधू जो ये पन्नू जो भारत के खिलाफ कई चीजों में व्यस्त था और जिसको भारत सरकार ने घोषित आतंकवादी घोषित कर दिया था और जिसने भारतवर्ष के अंदर आतंकवादी घटनाओं के लिए नारे दिए थे कि पार्लियामेंट को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो घोषित अपराधी था उसको जिस प्रकार का सम्मान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका के अंदर दिया और हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को नहीं दिया, तो प्रधानमंत्री को दिया नहीं दिया चलिए इसको तो थोड़ा बहुत माफ कर दिया जाए, लेकिन आपने ये जो खालिस्तानी मूवमेंट के चलाने वाले गुरु पतवंत सिंह पन्नू को जो सम्मान दिया वो समझ में नहीं आया, क्योंकि ये पता चला कि वहां पे जो उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी था उसके अंदर ये व्यक्ति पन्नू मौजूद था, न केवल मौजूद था बल्कि उसने वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जो वीडियो में कैद हो गए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये अमेरिका की धरती पे हुआ और ये कनाडा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हुआ। एक नंबर 2, जब डिनर आयोजित किया ट्रंप साहब ने तो उसमें यह बताया गया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बड़े विशिष्ट लोगों को बुलाया। यह भी पता चला कि जैसे हमारे मुकेश अंबानी साहब और नीता अंबानी मैडम उस डिनर में उपस्थित हुई, ये बताया कि एक टिकट जो था खाना खाने का, डिनर करने का, वो 8.5 करोड़ के करीब का था और मुकेश अंबानी साहब और नीता अंबानी ने टिकट देके वो खरीदा। चलिए पैसे वाले लोग हैं, हम लोग जैसे 200-250 रुपए का खाना होटल में जाके खाते हैं, वो 8.5 करोड़ का खाते हैं। चलिए उनकी इच्छा भाई, उनका पैसा करोड़ों अरबों कमाते हैं मोदी जी की कृपा से, तो वो खाते हैं, हम लोग 200-250 रुपए का खाते हैं। लेकिन ये बात पता चली कि जो ये खालिस्तानी व्यक्ति है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, इसको डिनर में आमंत्रित किया गया। अब वहां भी बताते हैं कि 2 प्रकार के आमंत्रण थे, एक जो टिकट के द्वारा 8.5 करोड़ में खरीदा गया था और एक जिनको पर्सनल इनवाइट भेजा गया था। तो ये और ज्यादा दुखद बात है कि ये 8.5 करोड़ के टिकट से खाना खाने वाला व्यक्ति नहीं था ये खालिस्तानी व्यक्ति, बल्कि वो व्यक्ति था, इसको इनवाइट किया गया और इनविटेशन के बेसिस पे इसने जाके वहां डिनर प्राप्त किया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मान न देना और गुरपतवंत सिंह पन्नू को इतना सम्मान देना कि वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी मौजूद था और उसके बाद डिनर में भी उसने डिनर चेपा वहां जाके आराम से, तो ये मेरे ख्याल से तो भारत के लिए बड़ी दुखद स्थिति है। पहले ही आपको पता है कि अमेरिका ने कार्रवाई इसमें कर रखी है, वहां पे हमारे एनएसए साहब के खिलाफ भी कनाडा के अंदर भी कार्रवाई हो रही है, एनएसए डोवल साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और अमेरिका ने बाकी गौतम अडानी साहब के खिलाफ वारंट इशू कर रखा है। अच्छा, ये भी बात देखिए, सिद्धांत तौर पर हम लोग भारतीय नागरिक हैं। अच्छा, भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग पाकिस्तानी
विचारधारा को और उनके राष्ट्राध्यक्षों को भाई बोलते हैं, उनके अगेंस्ट बोलते हैं। हम चीन के अगेंस्ट बोलते हैं, उनके देश के अगेंस्ट बोलते हैं, और ये नेचुरल है। ये चीन वाले भी समझते होंगे, पाकिस्तान वाले भी समझते होंगे, भाई भारतीय है तो हमारा कमिटमेंट तो भारत माता से है। हम चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, और जो चीन का जर्नलिज्म होगा और वहां के डिबेट्स होंगे उसमें वो भारत के खिलाफ बोलेंगे, नेचुरल है वो बोलेंगे, क्योंकि वो चाइनीज सिटीजन है, वो पाकिस्तानी सिटीजन है। लेकिन अगर आपको ये लगा, क्योंकि ये आरोप लगा, पन्नू ने ये आरोप लगाया कि उनपे एक प्राण घातक हमला हुआ था, और ये जो हमला कराया गया था ये भारत सरकार की रॉ द्वारा कराया गया था, और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ था। लेकिन उसमें उन्होंने लिखा कि भाई क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन पर कार्रवाई तो हो नहीं सकती, इसलिए मैं उसको प्रेस नहीं करना चाहता उनके नाम को। और उसके बाद भारत सरकार ने दबाव में आके अमेरिकन सरकार के ये माना कि हाँ, रॉ का एक व्यक्ति जो कि व्यक्तिगत तौर पर इस प्रकार की कार्रवाई में संलग्न था, लेकिन भारत सरकार उसमें कोई लेन देन नहीं था, ये उन्होंने माना कि हाँ, पन्नू पे वहां पे प्राणघातक हमला हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि अगर पन्नू पे प्राणघातक हमला इसलिए हुआ था, या भारत सरकार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली या रॉ का उसमें कोई हाथ था, जो बाद में प्रूव होगा, लेकिन ये भारत सरकार ने ये तो एडमिट कर लिया कि हाँ, एक विकास यादव नाम का एक व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व था और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे देश के सिटीजन को, दूसरे देश का सिटीजन जिसका वो सिटीजन नहीं है, उसको खिलाफ बात करना, उनके नीति के खिलाफ बात करना पे आक्रमण हो सकता है, उसमें प्राणघातक हमला हो सकता है, तो हम लोग तो पाकिस्तान चीन के खिलाफ रोज बोलते हैं, तो क्या पाकिस्तान चीन की सरकार को यह अधिकार है कि वो हम पे प्राणघातक हमला कर दे? नहीं है मेरे ख्याल से, वरना तो पूरे विश्व के अंदर बिल्कुल अराजकता फैल जाएगी। भाई अमेरिका वाले जो हैं वो चीन के खिलाफ बोलते हैं, चीन वाले अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं, इजराइल वाले किसी के खिलाफ बोलते हैं, तो जिस देश के खिलाफ आप बोलें तो दूसरे देश के सिटीजन पे आप हमले करवा दें, ये तो बात बिल्कुल उचित नहीं है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां पे पन्नू को इतना ज्यादा सम्मान दिया है कि अपने स्वेरिंग इन में भी बुलाया और डिनर पे भी बुलाया और मोदी जी को नहीं बुलाया, ये मेरे ख्याल से उनकी दूसरी नीति है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। तीसरी मुझे ये नीति नहीं समझ में आ रही है कि अगर वो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, मूल्य वृद्धि को कम करना चाहते हैं, और वो भारत जैसे श्रमशील लोग जो हजारों लाखों की संख्या में जाके अमेरिका में वैध या अवैध रूप से प्रवेश कर गए और वहां पे जाके वहां की सुविधाओं पे अपनी मदद कर रहे हैं, तो वहां पे ये बात तो ठीक है कि कुछ लोग वैध हैं, कुछ लोग अवैध हैं, ये बात यहां तक तो बात सही है। लेकिन अगर ये मैन पावर वहां से निकाल दी जाएगी, वहां से मैक्सिकन निकाल दिए जाएंगे, हिंदुस्तानी निकाल दिए जाएंगे, पाकिस्तानी निकाल दिया जाएंगे, श्रीलंका और बांग्लादेश के लोग निकाल दिए जाएंगे, लाखों की संख्या में निकाल दिए जाएंगे, तो वहां पहले ही मैन पावर कम है। अगर मैन पावर कम हो जाएगी तो वहां पे इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो इकोनॉमिक संकट जो अमेरिका के अंदर आज के तारीख में है कि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो या तो आपकी पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रही, अमेरिका की पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रही, श्रमजीवी लोग तो वहां पे है नहीं, छोटे मोटे काम करने वाले लोग तो है नहीं, जो हमारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जाके वहां पे करते हैं। तो अगर इनको देश से आप निकाल देंगे तो अपनी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को आप कैसे इंप्रूव करेंगे? फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। भाई अगर चीन और अभी तो आपने कहा है कि हम मैक्सिकन और कनाडा के जो प्रोडक्ट्स है उसमें 25% का टैरिफ लगाएंगे, और उसके बाद आपने कहा कि ब्रिक कंट्रीज पे भी हम टैरिफ लगा देंगे। अगर आप टैरिफ लगा देंगे, और आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अमेरिका क्या पूरे विश्व के अंदर उसका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल डम्प्ड है, तो अगर ये टैरिफ आप लगा देंगे और बाहर से चीजें इंपोर्ट अमेरिका के अंदर नहीं होंगी, तो अमेरिका के अंदर तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो जाएगी, और वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो जाएगी? तो ये मुख्य मुद्दे मुझे कुछ समझ में आए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वोट जीतने और इलेक्शन जीतने के लिए अप्रवासियों को बाहर निकालने की जो बात की थी, और उसकी शुरुआत भी कर दी है, भारत के 17-18 हजार लोगों को चिन्हित करके निकालने की बात शुरू कर दी है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, वहां इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और अमेरिका के लोगों की सुख सुविधाओं को बढ़ाना, और वहां पे टैक्सेस को कम करना और इंटरेस्ट रेट को कम करना, वो ये चीजें, पहली चीज ये कि आपने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, बाकी लोगों को बुलाया, नंबर एक। नंबर
जो हमारे देश का घोषित आतंकवादी है उसको आपने अपने स्वेरिंग में भी बुलाया और डिनर में भी बुलाया। उसके बाद आपने अप्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए जो निर्णय ले लिया और जिसकी शुरुआत कर दी, क्या वहां पे इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ जाएगा और अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब नहीं हो जाएगी? और जिस प्रकार से आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, क्या उससे अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब नहीं हो जाएगी? क्योंकि देखिए, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन सरप्लस है और यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर और जापान के अंदर पॉपुलेशन डेफिसिट पे है। तो जहां सरप्लस में चीज होती है वहां से वो डेफिसिट एरिया में जाती है। तो भारत के वर्ष के अंदर क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही, क्योंकि हमारे देश के अंदर नौकरियां दिलाना, एमएसपी दिलाना, ये तो कोई प्राथमिकता नहीं है। हमारे देश के अंदर तो आजकल हिंदू मुसलमान चल रहा है और हिंदू मुसलमान के आधार पर ही इलेक्शन जीते जाते हैं। तो जब नौकरियां नहीं मिल रही तो हमारे देश के बच्चे बेचारे क्या करें, उन्हें विदेश जाके नौकरियां ढूंढनी पड़ती हैं। तो अगर वो लोग जो कम दाम पे आपके यहाँ काम करते हैं, फिर आपके कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे अमेरिका के? भाई मानी बात है कि अमेरिका में अगर सारे लोग बाहर के वापस चले जाएंगे तो अगर गोरों पे केवल आप नौकरियां देंगे जो अमेरिकन हैं, तो वहां तो मानी बात है कि एक आदमी $10,000 पर मंथ पे काम, उससे नीचे काम करने पे तैयार नहीं होगा, जो भारतीय $2,000-3,000 पे करने को तैयार हो जाता है। तो $10,000, अगर $2,000 का एक श्रमिक के स्थान पे आप $10,000 का आदमी रखेंगे तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों नहीं बढ़ जाएगी और आपके देश की इकोनॉमी कैसे नहीं ठप हो जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये आप ही जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी आपने निर्णय लिए हैं वो मेरे समझ के परे हैं। इलेक्शन जीतना एक बात होता है, लेकिन पिछली बार भी आपने कोशिश की थी ये इस प्रकार से कि H1B वीजा जो है उसको हम वो करेंगे, लिमिट करेंगे और बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे और अपने देश के गोरों को ज्यादा नौकरियां देंगे। लेकिन वहां पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपके देश की इकोनॉमी जो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगी, उसका आप कैसे इलाज करेंगे? तो मेरे ख्याल से ये बात तो सही है कि भारतवर्ष का अगर कोई हाथ था या भारतवर्ष का कोई भी आदमी पन्नू के जो ऊपर जो अटेम्प्ट हुआ था वो बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे देश के सिटीजन पे किसी दूसरे देश के सरकार को यह अधिकार नहीं है कि हमला कराए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो आप निर्णय लेने वाले हैं, जो ये टैरिफ लगाने वाले हैं और बाहर दूसरे देशों को लोगों को निकालने वाले हैं, ये चीज पे पुनर्विचार कीजिए। मेरे ख्याल से ये आपके देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। वैसे आपके पास बहुत सारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, उनसे बात कीजिएगा, लेकिन आप ये करेंगे तो अमेरिका को नुकसान होगा, पूरे विश्व की इकोनॉमी को नुकसान होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।